नमस्कार साथियों, मैं पीके एक बार फिर से आपके अपने परिवार द लाइफ स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आपकी साइंस की 2 क्लास हो चुकी है। आशा करता हूं आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका। आज हम जंतु कोशिका के बारे में जितने भी फैक्ट बनते हैं, जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जान करके चलेंगे। तो जानते हैं आज हम जंतु कोशिका के बारे में। तो सर चलिए करते हैं अपनी क्लास को शुरू। आशा करता हूं आप लोग ऐसे ही अपने इस छोटे से परिवार को सपोर्ट करके चलेंगे। अपने इस छोटे से परिवार को बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो देखिए साथियों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा वो क्या क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राकेंद्रियों में मौजूद नहीं होता। अधिकांश प्राकेंद्रियों में मौजूद नहीं होता यानी कि प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं होता। ठीक है, तो यह होता है आपका कोशिका द्रव्य। क्या होता है? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य होता क्या है? ठीक है, कोशिका द्रव्य होता क्या है? कोशिका द्रव्य कोशिका के अंदर एक जेली जैसा पदार्थ होता है। कोशिका के अंदर क्या होता है? एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में होता है। ठीक है, इसी कोशिका द्रव्य के अंदर आपके जितने भी सेल के अंदर कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है, डीएनए, आरएनए, वो सब कहां पाए जाते हैं आपके? वो सब कोशिका द्रव्य के अंतर्गत ही पाए जाते हैं। और ये कम से कम कोशिका 70% भाग में आपका क्या होता है? कोशिका द्रव्य। ठीक है, कोशिका द्रव्य। ठीक है, कोशिका द्रव्य जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। क्या? इसके ऊपर 2 झिल्लियां पाई जाती हैं यानी कि डबल झिल्ली युक्त होता है कोशिका जो द्रव्य है। कोशिका द्रव्य नहीं, सॉरी, जो आपका केंद्रक है, जो आपका केंद्रक है वो क्या होता है? वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। जिसकी बाहरी जो आवरण होता है, बाहरी जो झिल्ली होती है, उससे कौन जुड़ा होता है? उससे जुड़ा होता है आपका अंतःप्रवद्वी जलिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम किसके ऊपर पाए जाते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्या होता है? एक होता है स्मूथ, एक होता है रफ। किससे जुड़े होते हैं? ये केंद्रक की बाहरी झिल्ली से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना? याद रहेगा ना? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कोशिका भित्ति की अगर बात करें, कोशिका भित्ति ये आपकी एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। एनिमल सेल में नहीं पाई जाती, ये प्लांट सेल में पाई जाती है। ठीक है, किसमें पाई जाती है? प्लांट सेल में। अगर कोशिका झिल्ली की बात करें तो एनिमल सेल में पाई जाती है, और प्लांट सेल में क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति। और प्लांट सेल की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? वो होती है किसकी? सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, राइबोसोम आपको पता है, मैंने अभी क्या बताया? राइबोसोम पाए जाते हैं कहां पर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपके राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है? मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें
से किसकी आवश्यकता होती है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये देखो 19/6/2022 सेकंड शिफ्ट में आया है आरआरबी ग्रुप डी में, ठीक है। तो ग्लूकोज के विघटन के लिए कौन जिम्मेदार होता है मानव शरीर में? तो होता है आपका ऑक्सीजन। कौन होता है? ऑक्सीजन, ठीक है। जब आप अपनी नाक से क्या लेते हो, कभी भी ये गलती मत कर देना कि सर जी हम तो नाक से ऑक्सीजन लेते हैं। नहीं, हम नाक से ऑक्सीजन नहीं लेते, हम लेते हैं एयर, यानी कि हवा, गैसों का मिश्रण, गैसों का मिश्रण, ठीक है। क्या लेते हैं हम? गैसों का मिश्रण। याद रहेगा ना, क्या लेते हैं? गैसों का मिश्रण। और जब गैस हमारे नाक से होते हमारे कहां तक जाती है? लंग्स तक जाती है। तो हमारे लंग्स क्या करते हैं? हमारे लंग्स क्या करते हैं? उसमें से CO2 को आउट करते हैं और ऑक्सीजन को इन कर लेते हैं। जब ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाकर के मिलता है, क्या मिलता है? ब्लड में जाकर मिलता है। और ब्लड के अंदर क्या होता है? आपका ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। ब्लड के अंदर जब ग्लूकोज होता है और ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ जाकर मिलता है तो उसका क्या हो जाता है? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। और ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? CO2 बनता है आपका, ठीक है। CO2 बनता है और क्या बनता है? क्या बनता है? ठीक है, आपका CO2 को तो अलग कर देता है और एक बनता है आपका ATP। क्या बनता है? ATP। ATP क्या होता है? यही आपके लिए ऊर्जा का काम करता है। ATP की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ATP बनता है और यही आपका ऊर्जा का काम करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी और ATP की फॉर्म में ही क्या होती है? हमारी ऊर्जा होती है, ठीक है। याद रहेगा ना? याद रहेगा ना? चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? ऊर्जा मुद्रा मैंने अभी बताया था, ऊर्जा क्या होती है? ATP। ATP किससे बनती है? ग्लूकोज से। किससे बनती है? ग्लूकोज से। क्या क्या बनते हैं? CO2 प्लस H2O यानी कि पानी प्लस ATP, ये तीनों बनते हैं, CO2, H2O और ATP। CO2 को कौन बाहर कर देता है? हमारे लंग्स यानी कि फेफड़े, ठीक है। याद रहेगा ना? याद रहेगा ना? चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है किसी कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है? आत्महत्या की थैली। इसको माना जाता है लाइसोसोम को। लाइसोसोम को। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका का ऊर्जा घर। ऊर्जा क्या? ऊर्जा घर। कोशिका का ऊर्जा घर किसको बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। याद रहेगा ना? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या माना जाता है? कोशिका का ऊर्जा घर, ठीक है। केंद्रक आप जानते हो, केंद्रक क्या होता है? केंद्रक को बोलते हैं आप कोशिका का क्या? कोशिका का मस्तिष्क। किसको बोलते हैं? वो बोलते हैं केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क। कोशिका का मस्तिष्क क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पूरी कोशिका को क्या करता है? क्या करता है कोशिका को? जैसे हमारा दिमाग जो है हमें इंस्ट्रक्शंस देता है कि हमें किस समय पे क्या करना है, भूख कब लगी, प्यास कब लगी, ठीक है। हमें हमारे शरीर में किस हिस्से में क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में हमें कौन बताता है? हमारा दिमाग ही तो बताता है ना। तो उसी तरह से केंद्रक भी कोशिका को क्या करता है? इंस्ट्रक्शंस देता है, ठीक है। याद रहेगा ना? चलो अगला क्वेश्चन क्या है? कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु, ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहां होती है? कहां पर होती है? जल्दी से बताइए कहां पर होती है?
ये होती है आपकी कोशिका द्रव्य में। ठीक है, कहां पर होती है? कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है? उप इकाई संरचना क्या होती है? तो ये होती है आपकी क्या? 50 और 30S, 50S और 30S, और संयुक्त रूप से इसको बोलते हैं 70S राइबोसोम। क्या बोलते हैं? 70S राइबोसोम। ठीक है, याद रहेगा ना, क्या बोलते हैं? 70S राइबोसोम। अगला क्वेश्चन क्या है? प्राकेंद्री कोशिका की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। देखो, पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की मौजूदगी। देखो, कोशिका के अंदर मैंने अभी क्या बताया था? प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत क्या बताया था, पढ़ाया था आपको अभी? केंद्रक। और केंद्रक के ऊपर क्या होती है? झिल्ली। ठीक है, तो झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की मौजूदगी होती है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अत्यधिक छोटा आकार, बिल्कुल अत्यधिक छोटा आकार होता है, क्योंकि आप नग्न आंखों से सेल्स को नहीं देख सकते। ठीक है, इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख पाओगे। एकल गुणसूत्र, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका नाभिकीय क्षेत्र केंद्रक लाभ कहलाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका नाभिकीय क्षेत्र केंद्रक काभ कहलाता है। बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की मौजूदगी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है? जब एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लीकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा विमुक्त होती है? तो ऊर्जा विमुक्त होती है आपकी 30.5 के मोल। ठीक है, 30.5 के मोल। ठीक है, याद रहेगा। चलो, अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अंतःद्रव्य जालिका, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद रहेगा ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलो, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती हैं? चपटी कोशिकाएं होती हैं, किसमें होती हैं? तो ये होती है सल्की उपकला के अंदर। सल्की उपकला। ठीक है, किसके अंतर्गत होती है? सल्की उपकला के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यकता नहीं है। ठीक है, श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन नहीं होता। ठीक है, याद रहेगा। चलो, अगला क्वेश्चन क्या है? कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में
एस ई यहां पर क्या था भाई, ये आई थिंक बी है, एस ई बी। एक बार चेक कर लेते हैं ओरिजिनल पीडीएफ में कि क्या है ये आर है, आर, ये आर है, ये आर है, ठीक है। एस ई आर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? ये एस ई आर क्या है? यह है, मैंने अभी आपको दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताए थे, एक बताया था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक बताया था आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये इसका मतलब है यहां पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये क्या करता है? मैंने अभी बताया था, ये औषधियों और विषों का निराविषीकरण, यानी कि उन्हें क्या करता है, जो उनका प्रभाव पड़ता है उनको खत्म कर देता है। औषधियों का और जो विषों का यानी कि जहर का जो प्रभाव हमारी सेल्स के ऊपर पड़ता है, ये उसको क्या कर देता है, ये खत्म कर देता है, उसको निष्क्रिय कर देता है। ठीक है, याद रहेगा ना? चलो अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है? प्रोटीन का कारखाना किसे कहा जाता है? बताइए, प्रोटीन का कारखाना किसे कहा जाता है? प्रोटीन का कारखाना किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है राइबोसोम को। राइबोसोम को। राइबोसोम किससे बने होते हैं? किससे बनते हैं? बताइए, राइबोसोम किससे बने होते हैं? राइबोसोम बने होते हैं आपके आरएनए और प्रोटीन के। किसके? आरएनए प्लस प्रोटीन, आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं आपके राइबोसोम। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, याद रहेगा। चल अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? अभी मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को। श्वेत रक्त कणिकाएं, इनको क्या बोलते हैं? WBC। WBC व्हाइट ब्लड कैप्सूल्स। ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं ये क्या करती हैं शरीर के अंदर? ये शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। क्या करती हैं? शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती हैं। ठीक है, और इनकी संख्या शरीर में 8,000 से 10,000 के बीच में होती है। पर 100 ml ब्लड के अंदर कितनी होती है? 8 से 10,000। कितनी? 8 से 10,000 WBC। ठीक है, याद रहेगा ना? ये होती है 1000 में होती है। और लाल रक्त कणिकाएं RBC। RBC की फुल फॉर्म क्या होती है? रेड ब्लड कैप्सूल्स या रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं। ठीक है, याद रहेगा ना? और ये कितनी होती है शरीर के अंदर? कितनी होती है? 1.5 से 4.5 लाख। ठीक है, याद रहेगा, ये इतनी होती हैं पर 100 ml में। ठीक है, याद रहेगा ना? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन का, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के निम्न में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहा जाता है? आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। याद रहेगा ना? चलो अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? जस्ट पिछले क्वेश्चन में ही बताया, लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन क्या है?
स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है? बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किन जीवों पर लागू नहीं होता है? किन जीवों पर लागू नहीं होता है? तो ये आपके वायरस पर लागू नहीं होता है। कोशिका सिद्धांत, देखो यहां से क्वेश्चन क्या अपना, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान ने। ठीक है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान ने। और किन जीवों पर लागू नहीं होता? तो ये विषाणुओं पर लागू नहीं होता, वायरस पर लागू नहीं होता। ठीक है, याद रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और 2021 आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, स्टेज फर्स्ट में। ठीक है, तो इन्होंने कॉर्क का निरीक्षण करते हुए किया था। कॉर्क क्या होती है? आपने देखा होगा, आपने शैंपेन की बोतल देखी होगी। शैंपेन की बोतल के ऊपर एक लकड़ी का ढक्कन आता है जो ऐसे लगा हुआ होता है कि कुछ इस प्रकार ही, ऐसे जैसे इसके ऊपर ये कैप लगा हुआ है, कुछ ऐसे ही लगा होता है बोतल के ऊपर। ठीक है, तो उससे इन्होंने क्या किया, उसमें इन्होंने जब देखा, उसको उठाया और उसको माइक्रोस्कोप पे रखा, तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर कुछ बॉक्स से बना हुए, छोटे छोटे बॉक्स से एक जाल सा बना हुआ है, जैसे मधुमक्खी का छाता। ठीक है, और इन्होंने इसका नाम सेल नहीं रखा था। ठीक है, उन्होंने नाम रखा था सेला। ठीक है, और इन्होंने एक मृत कोशिका की खोज की थी। वो क्या थी? एक मृत कोशिका। कॉर्क होता क्या है? ये पेड़ से बनता है, पेड़ की छाल से। ठीक है, तो इन्होंने जो खोज की थी वो मृत कोशिका की थी। और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने, और जीवाणु के रूप में की थी। ठीक है, ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, और इन्होंने कब की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में, 1665 में की थी इन्होंने। याद रहेगा ना। चलो कोशिका की खोज किसने की थी? किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, अभी मैंने बताया। ठीक है, याद रहेगा ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? जेली जैसे पदार्थ को क्या बोला जाता है? कोशिका द्रव्य। पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्या बोला जाता है? कोशिका द्रव्य। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को, क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? हाँ, जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को अभी बताया मैंने जस्ट। लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें ऑप्शन गलत है। अभी बताया मैंने कोशिका द्रव्य, तो यहां पर लिख लेते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक है, क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में ऑप्शन में नहीं है, तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है? साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है में मौजूद होता है। देखो साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य को ही बोलते हैं। ठीक है, किसको बोलते हैं? कोशिका द्रव्य को ही क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। किसके बीच में होता है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है? पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा जाता है?
बताइए। इसको बोलते हैं साइटोलिसिस। क्या बोलते हैं? साइटोलिसिस। क्या बोलते हैं? साइटोलिसिस। ठीक है, याद रहेगा। साइटोलिसिस किसे बोलते हैं? जब कोशिका से कोशिका भित्ति अलग होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? साइटोलिसिस। अगला क्वेश्चन क्या है? किसको कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? बता दिया था मैंने, किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, किसको बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयव को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, देखता हूं इस क्वेश्चन का आंसर कौन स्टूडेंट देता है। ठीक है, इससे यह पता लग जाएगा कि आप किस तरह से क्वेश्चन को सर्च कर करके पढ़ते हैं। इससे आपकी क्षमताओं का मुझे पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर आंसर आपका सही हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो मैं तो फिर आपको बताऊंगा ही कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से देख लें, किस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आज की क्लास में मैंने 25 क्वेश्चन रखे थे। हालांकि पहले की क्लास में मैंने 20 क्वेश्चन रखे थे, लेकिन फिलहाल मैंने क्वेश्चन बढ़ाए हैं तो मैंने 25 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास एक बार जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास आपको कैसी लगी। और इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहिए जैसे कि आपने पहले भी सपोर्ट किया है। आशा करता हूं आप लोग आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, चैनल से जुड़े रहेंगे और अपने साथियों को शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, आप लोगों के लिए ही हम इतनी मेहनत करते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से करते रहें, क्योंकि वैकेंसी नजदीक ही है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा वैकेंसी को आने में। क्योंकि आपको पता है 24 में इलेक्शन है, तो इलेक्शन से पहले पहले ही आपकी भर्ती आ जाएगी रेलवे की, तो उससे पहले पहले ही आपको अपनी तैयारी को मजबूत कर लेना है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, बाय, टेक केयर, लव यू। ठीक है, अपना ध्यान रखिए।